बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा है व्हाट इज़ फेडरलिज्म। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताई, रियल द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम। बेल्जियम के सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के साथ किस तरह पावर शेयरिंग की है, ये हमने पढ़ा है। यानी कि एक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी के साथ पावर शेयरिंग की है। यानी कि बेल्जियम और श्रीलंका के कुछ एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं, ये मैंने आपको समझाए इस दूसरे चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। हाँ देखिए, फेडरलिज्म इज़ ए सिस्टम इन विच टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर देयर। फेडरलिज्म इज़ ए सिस्टम इन विच टू टाइप्स of governments are there. First one is central government which has more powers, and second one is a provisional government which has less powers as compared to central government। यानी कि फेडरलिज्म हम इस चीज़ को कहते हैं, फेडरलिज्म में दो या इससे ज़्यादा लेवल्स के हुकूमतें की गवर्नमेंटें होती हैं। यानी कि फेडरलिज्म इज़ ए सिस्टम इन विच टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, इसमें टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स यानी कि इसमें दो या दो से ज़्यादा के हुकूमतें होती हैं। फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट विच हैज़ मोर पावर्स, यानी कि जो मरकजी सरकार होती है इसके पास स्टेटू या प्रोविजनल गवर्नमेंट जो होती हैं इससे ज़्यादा पावर्स होते हैं। Federalism is a system in which two types of governments are there. First one is central government which has more powers, and second one is of provisional government which has less powers as compared to central government। यानी कि जो provisional सरकारें होती हैं वह स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, इसके पास मरकज़ से, हाँ यानी कि इसके मरकज़ से कम पावर्स होते हैं। फेडरलिज्म में आपको इस तरह से याद रखना है, फेडरलिज्म में दो या इससे ज़्यादा लेवल्स के हुकूमत या गवर्नमेंट्स होती हैं। एक होती हैं सेंट्रल लेवल की, दूसरी होती है स्टेट लेवल की। देखिए, दोनों गवर्नमेंट्स यानी कि जो दोनों गवर्नमेंट्स होती हैं, चाहे स्टेट लेवल की होती हैं या प्रोविजनल लेवल की या सेंट्रल गवर्नमेंट होती हैं, इनके जो एरियाज़ यानी जिसको हम ज्यूरिडिक्शन कहते हैं ये अलग अलग होती हैं। ये गवर्नमेंट सेम लोगों को यानी कि कंट्रोल करती है, लेकिन इनके जो एरियाज़ होते हैं, इनकी जो ज्यूरिडिक्शन होती हैं वो अलग अलग होती हैं। फेडरलिज्म हैज़ मैनी फीचर्स लाइक इट हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एवरी गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन। यानी कि एवरी गवर्नमेंट, जो चाहे वो स्टेट लेवल की हुकूमत हो, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो, या प्रोविजनल लेवल की गवर्नमेंट हो, या सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट हो, ठीक है, इसके जो ज्यूरिडिक्शंस होते हैं, इसके जो एरियाज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फेडरलिज्म हैज़ मैनी फीचर्स लाइक इट हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एवरी गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन। टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म आर देयर। फर्स्ट वन इज जिसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, वायर द सेंटर एंड स्टेट्स बोथ हैव इक्वल पावर्स। सेकंड वन इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इन विच सेंटर इज ए मोर पावरफुल दैन स्टेट्स। यानी कि इसमें आपको ये इस तरह से याद रखना है कि जो मरकजी सरकार होती है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, इसके पास स्टेटों से ज़्यादा पावर्स होते हैं। यानी कि इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री बिकॉज ऑल द पावर्स आर divided among center and states, but center has more powers than the states। India is a federal country because all the powers, यानी कि हमारे मुल्क में जितनी भी पावर्स होते हैं, यानी कि जितनी भी पावर्स यानी कि सेंटर ने इनको क्या तकसीम किया है, डिवाइड किया है among center and states, but center has more powers than that of states। यानी कि मरकजी सरकार के पास स्टेटों से ज़्यादा पावर्स होते हैं। There are three types of lists given in the constitution in which different subjects are given। यानी कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट्स अब हमारे पास हैं, यानी कि हमने पढ़ना है थ्री टाइप्स ऑफ, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर गिवन फ्रॉम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। देखिए, ये अलग अलग जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर गिवन। यूनियन लिस्ट दिया है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। देखिए, अब हमको अलग अलग पढ़ना है, स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है, यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है और कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या आता है। देखिए, यूनियन लिस्ट इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जो यूनियन लिस्ट होता है इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल इंपॉर्टेंस मीन्स इसकी एक कौमी अहमियत होती है, नेशनल इंपॉर्टेंस होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन कैन मेक डिसीजंस ऑन दीज मैटर्स। यानी कि जो यूनियन लिस्ट में जो चीज़ें आती हैं, जो डिपार्टमेंट्स आती हैं,
इनका इख्तियार, जो डिसीजंस लेने होते हैं वो सिर्फ मरकजी सरकार ले सकती है। इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन कैन मेक डिसीजंस ऑन दीज मैटर्स सच एज डिफेंस का मामला हो, डिफेंस ऑफ द नेशन, फॉरेन अफेयर्स इसमें आता है, बैंकिंग इसमें आती हैं, करेंसी इसमें आती हैं, और कम्युनिकेशन एट्सेट्रा। ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताए, यानी कि इनकी जो इम्पोर्टेंस होती हैं, हाँ हाँ, इनकी जो यानी कि अगर इन 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 डिपार्टमेंट्स के मुतालिक कोई डिसीजन लेना होता है तो ये डिसीजन सिर्फ यूनियन लिस्ट, यानी कि यूनियन लिस्ट में आता है। ये डिसीजन सिर्फ कौन ले सकता है? हाँ, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। इसके बाद आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में आता है इट इंक्लूड्स मैटर्स ऑफ स्टेट लेवल इंपॉर्टेंस, यानी कि स्टेट लिस्ट में आता है स्टेट लेवल मैटर्स, हाँ, स्टेट लेवल इंपॉर्टेंस होती हैं। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक डिसीजन रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट सच एज पुलिस इसमें आता है, ट्रेड इसमें आता है, एग्रीकल्चर इसमें आता है, कॉमर्स, इरिगेशन वगैरह इसमें आता है, यानी कि इसकी जो अहमियत होती है वो स्टेट लेवल तक होती हैं। इसके बाद तीसरा जो मैंने आपको बताया, कॉन्करेंट लिस्ट। इट इंक्लूड्स दो सब्जेक्ट्स विच आर कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट लिस्ट में, सॉरी, कॉन्करेंट लिस्ट में इट इंक्लूड्स दो सब्जेक्ट्स विच आर कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। इसमें दोनों की शराकतदारी होती है। अगर इसमें कोई डिसीजन लेना होता है तो इसमें दोनों सेंटर या स्टेट लेवल के जो डिसीजंस होते हैं इनमें कॉमन इंटरेस्ट होता है, यानी कि इसमें दोनों मुदाखलत कर सकते हैं। अब हमने आज ये भी पढ़ा है, यूनियन लिस्ट भी आपको समझ आया होगा, स्टेट लिस्ट भी, कॉन्करेंट लिस्ट भी, यानी कि स्टेट लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आता है, स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है, ये हमने पढ़ा। अब आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा फेडरलिज्म क्या है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म भी मैंने आपको समझाया। शुक्रिया। कल हम दूसरा नया टॉपिक पढ़ेंगे।